चलिए, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जल्दी से एक बार क्लास के साथ जुड़ जाएंगे ताकि आज की इस कक्षा की हम विधिवत रूप से शुरुआत कर सकें और बताएंगे मुझे सब कुछ ओके है। चलो, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, जय भीम, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कैसे हैं? बढ़िया हैं आप लोग? बढ़िया है ना? शानदार संजय भैया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो भाई, आज की इस कक्षा की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, विनायक बैच में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे सवाल हमारी एग्जाम में आते हैं, वो भी हम आज देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कल की इस क्लास को थोड़ा सा यहां पर इंपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कल हमने क्या पढ़ा था, कहां गई हमारी पीडीएफ, ये रही कल की पीडीएफ। और इस पीडीएफ के बारे में आनंद लेते हैं। जरा देखिएगा भाई साहब, खुल जाओ यार, है ना। कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था? तो साख नियंत्रण नीति का दूसरा पार्ट है। कल हमने रेपो रेट पढ़ा था, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था और ओपन मार्केट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है। पहले तो ये बताओ, रेपो रेट का फुल फॉर्म होता है रीपर्चेज ऑप्शन। जब भी किसी कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती है तो वह आरबीआई से मेरे साथियों लोन ले सकती है। तो आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पर मेरे साथियों कमर्शियल बैंकों को लोन देता है उसी को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। रिवर्स रेपो रेट इसका उल्टा होता है ना। और एक होता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये भी मैंने बताया था। इसमें क्या होता है, तो आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की खरीदी बिक्री करती है लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। और कब इसको सेल करेगी आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को? जब मार्केट में लिक्विडिटी को कम करना होता है ना, या महंगाई को कम करने के लिए लिक्विडिटी को क्या करती है, वो सेल करती है, बेचती है। और कब खरीदती है? जब मार्केट में डिप्रेशन या रिसेशन को कम करना है या लिक्विडिटी को बढ़ाना है तब। चलो, इससे आगे की हम चर्चा करते हैं, इससे आगे की चर्चा करते हैं। देखो, तेरे संग यारा खुश रंग बहारा। चलो अब आगे आ जाओ, कुछ नहीं है ज्यादा, इससे आगे अपने को आता भी नहीं है। देखो, बैंक के बारे में हम पढ़ेंगे। दरअसल बैंक, अभी एक बच्चा कमेंट कर रहा था, मतलब मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं उसकी बुराई कर रहा हूं या फिर उसको मैं डिफीट कर रहा हूं, नहीं, मैं नाम तो भूल गया और नाम से मतलब भी नहीं है। एक बच्चा टेलीग्राम पर सारे टीचर्स लोबी जो है हमारी, उन सबको मेंशन करके और बोल रहा था कि विनय सर ने बैंक में बहुत सारा छुटवा दिया है, इनको पढ़ाना नहीं आता है। मेरे दोस्त, हर एक चीज का सीक्वेंस होता है। मैं बैंक में बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का मर्जर, विलय सब कुछ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, है ना। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ चीजें आ जाएगी, भरोसा रखो थोड़ा। देखो देखो, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, बैंक जो है वो क्या काम करता है, बैंक के मेन फंक्शंस क्या क्या है। मुझे एक बात बताओ, बैंक के मेन फंक्शंस क्या क्या है? मेन फंक्शंस बैंक के, इसके मेन फंक्शंस क्या है मेरे साथियों? बैंक बहुत सारे काम करता है, मैं जानता हूं बहुत सारे काम करता है। वो क्रेडिट कार्ड जारी करता है, वो मेरे साथियों चेक बुक जारी करता है, एटीएम बुक जारी करता है। ऐसे दुनिया भर के बहुत सारे काम है बैंक के पास में, है ना। बैंक ग्राहकों को पानी वानी भी पिलाता है क्या? हाँ, पिलाता ही होगा। बहुत सारे काम करता है बैंक। तो बैंक के मेन फंक्शंस बहुत सारे हैं। बैंक के मेन फंक्शंस बैंक के फंक्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन इसके मेन फंक्शंस केवल दो ही है। बोले दो कौन कौन से बैंक मेन फंक्शंस है? सबसे पहला तो मेरे साथियों जनता से ये पैसा जमा स्वीकार करता है। तो मेरे साथियों जमा स्वीकार करना पहला मेन फंक्शन है। जमा स्वीकार करना, क्या बोलेंगे इसे? जमा स्वीकार करना। तो जमा स्वीकार करना इसका पहला फंक्शन है। क्या बोलेंगे? जमा स्वीकार करना। और जमा स्वीकार को हम अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? इसको बोलते हैं एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये जनता का पैसा मेरे साथियों जमा करता है अपने पास में, एक्सेप्ट डिपॉजिट, इसको हम लोग बोलते हैं जमा स्वीकार करना। क्या बोलते हैं इसे? जमा स्वीकार के नाम से आप इसे जानते हैं। तो जमा स्वीकार करना यानी कि एक्सेप्ट डिपॉजिट मेरे साथियों इसका सबसे पहला काम है। ओके, याद रखना, अभी मैं पढ़ाऊंगा इसके बारे में जमा स्वीकार क्या होता है। दूसरा बैंक का मेन फंक्शन मेरे साथियों लोन देना, ऋण देना। ऋण देना इसका दूसरा मेन फंक्शन है। भाई बैंक या तो लोगों से जमा पैसा करेगा, जो ऋण देना, ऋण देना। और ऋण देने को हम अंग्रेजी में बोलते हैं लेंडिंग लोन्स। क्या बोलेंगे? लेंडिंग लोन्स। तो इसके दो मुख्य कार्य है, एक तो जनता से पैसा जमा स्वीकार करना और दूसरा क्या है? ऋण देना, लेंडिंग लोन्स, लेंडिंग लोन्स। ये दो इसके मेन फंक्शन है। बाकी तो फंक्शंस बहुत सारे, पर ये मेन फंक्शन इसके दो है। ओके, और इन दोनों फंक्शंस को हमें याद रखना है। अब पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बैंक जनता से ही पैसा लेता है, ठीक है, और बैंक जनता को ही लोन देता है। आ गई बात समझ में? तो बैंक ना लोन देकर के पैसे कमाता है। कोई भी कमर्शियल बैंक लोन देकर के पैसे कमाता है। लोन देना उसके लिए क्या है? असेट है। याद रखना, लोन देकर के पैसे कमाता है, इसीलिए ऋण देने को या लोन देकर के ये पैसा कमाता है कोई भी व्यापारिक बैंक। तो मेरे साथियों व्यापारिक बैंक क्या करता है? इससे पैसा कमाता है। और पैसे कमाने को क्या बोलते हैं? साख सृजन। क्या बोलते हैं? साख सृजन, आप इसे बोलते हैं। साख सृजन का मतलब होता है क्रेडिट क्रिएशन। क्या बोलते हैं इसे? क्रेडिट क्रिएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। क्रेडिट क्रिएशन के नाम से आप इसे जानते हैं। तो मैं फिर से आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बैंक मेरे साथियों, बैंक क्या करता है? बैंक, व्यापारिक बैंक क्या करता है? साख सृजन करता है। साख सृजन का मतलब क्या होता है? जब ये लोन देकर के जनता से पैसा कमाए तो इसी को साख सृजन बोलते हैं। तो पूछा जाता है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? तो व्यापारिक बैंकों के द्वारा साख सृजन किया जाता है। सवाल आता है, साख सृजन व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है। व्यापारिक बैंक, क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा किया जाता है? कमर्शियल बैंकों के द्वारा किया जाता है। तो व्यापारिक बैंक द्वारा किया जाता है, व्यापारिक बैंक द्वारा, कमर्शियल बैंक द्वारा मेरे साथियों किया जाता है द्वारा किया जाता है। तो यह कमर्शियल बैंकों के द्वारा किया जाता है। ओके, तो व्यापारिक बैंक क्या करते हैं? साख सृजन करते हैं। मुझे एक बात बताओ, साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? आपको पढ़ा चुका हूं, बताओ साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? क्रेडिट कंट्रोल आरबीआई करती है। क्रेडिट कंट्रोल मेरे दोस्त आरबीआई करती है। ओके, चलो, साख सृजन कौन करता है? कमर्शियल बैंक करती है। अब याद रखना, बैंक दरअसल दो तरीके से मेरे साथियों जमा स्वीकार कर सकती है। मतलब आप बैंक में जाकर के दो तरीके से पैसा जो है वो जमा कर सकते हो। दो तरीके कौन कौन से, वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला मेरे साथियों एक तरीका है जिसको बोलते हैं मांग जमा। मांग जमा एक तरीका क्या है? मांग जमा। मांग जमा अभी लिखे, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा। मांग जमा, और मांग जमा को हम शॉर्ट फॉर्म में डीडी बोल देते हैं। डीडी,
डीडी, और इसको लंबे रूप में क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट। तो इसको हम लोग डिमांड डिपॉजिट बोल देते हैं और शॉर्ट फॉर्म में डीडी, डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट। तो एक तरीका है बैंक में पैसा जमा करने का, मांग जमा, है ना। मतलब आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हो मांग जमा के रूप में भी, जिसकी मांग आप कभी भी कर सको। जैसे आपने अभी 15 मिनट पहले पैसा जमा किया, आपके दोस्त ने बोला भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आपने तुरंत उसको फोन पे पेटीएम कर दिया, इसको बोलते हैं मांग जमा। मतलब जिसकी मांग कभी भी की जा सको। आगे बात समझ में? जिसकी मांग कभी भी की जा सके उसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? मांग जमा के नाम से जानते हैं। तो मांग जमा में सिंपल सी बात, आपको एक बात लिख लेनी है कि जिसकी मांग कभी भी की जा सके। क्या लिखेंगे? जिसकी मांग कभी भी की जा सके, जिसकी मांग, जिसकी डिमांड, अपना पैसा अपनी डिमांड। तो जिसकी मांग कभी भी की जा सके, जिसकी मांग कभी भी की जा सके, कभी भी की जा सके, तो जिसकी मांग कभी भी की जा सके उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मांग जमा के नाम से जानते हैं। मांग जमा के नाम से आप इसे जानते हैं। ओके, डिमांड डिपॉजिट आप इसे बोलते हैं। और दूसरा बैंक में एक और तरीका है पैसा जमा करने का, और उसको बोलते हैं समय जमा। क्या बोलते हैं उसे? इसको बोलते हैं सावधिक जमा। सावधिक जमा बोलते हैं, सावधि जमा भी आप इसे बोलते हैं, सावधिक जमा, समय जमा या सावधिक जमा। और इसके लिए हमारे पास में शॉर्ट फॉर्म में टीडी, टाइम डिपॉजिट, ऐसे इसको बोल देते हैं। ओके, सावधिक जमा या टीडी इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टाइम डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। जैसे आप लोगों को पैसा जमा करना, जैसे मेरे पास में 5 लाख रुपए रखे हैं, तो मैं दो तरीके से बैंक में पैसा जमा कर सकता हूं। या तो उन 5 लाख की एफडी करवा लूं, एफडी करवाऊंगा तो क्या होगा? कुछ रूल्स रेगुलेशंस होंगे कि भैया मैं 5 साल तक पैसा नहीं निकालूंगा, अगर निकालूंगा तो मेरे रूल्स क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे। आगे बात समझ में? एफडी, तो एफडी किसके अंतर्गत आता है? इसी के अंतर्गत आता है। तो सावधिक जमा में एक आता है एफडी, जिसको आप बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट। क्या बोलते हैं इसे? फिक्स डिपॉजिट के नाम से आप इसे जानते हैं, एफडी बोल देते हैं आप इसे, है ना। स्थायी जमा आप इसे कह दो शॉर्ट फॉर्म में। और एक होता है मेरे साथियों आरडी, जिसे बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा इसे हिंदी में बोलते हैं, आरडी बोल देते हैं इसे, आरडी। तो एफडी एंड आरडी इज अ पार्ट ऑफ सावधिक जमा या टाइम डिपॉजिट। ओके, इसको क्या बोलते हैं? आरडी के नाम से आप इसे जानते हैं, आरडी, रिक्वायरिंग डिपॉजिट आप इसे कह देते हैं। ओके मेरे दोस्त, ये दो तरीके से बैंक में जमा होता है, दो तरीके से। मुझे एक बात बताओ, जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, मैं एक किसी भी एक कमर्शियल बैंक की बात कर लेता हूं। मान लो कोई भी एक कमर्शियल बैंक है, जैसे वो कमर्शियल बैंक है मेरे साथियों पंजाब नेशनल बैंक, मान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में एक दिन में कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे साथियों डिमांड डिपॉजिट में जमा किए या मांग जमा में जमा किए। पंजाब नेशनल बैंक में कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे दोस्त मांग जमा के अंतर्गत पैसा जमा किया, और कुछ लोग आए जिन्होंने एफडी करवा ली, जो कि हम बोलते हैं सावधिक जमा, सावधिक जमा भी करवा लिया। मैं फिर से बता देता हूं अगर आपको कोई दिक्कत आए तो। एक दिन में बैंक में जो टोटल पैसा जमा हुआ है, जिसके अंदर डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों आ गया, इस टोटल पैसे को हम किस नाम से जानते हैं? इसको एक शब्द है और वो शब्द लिख लेना, मैं इसका फुल फॉर्म लिखवा दूंगा। इसको बोलते हैं जीडीटीएल। क्या बोलते हैं? जीडीटीएल बोलते हैं। कोई बात नहीं, मैं जब इसका फुल फॉर्म लिखवाऊंगा तब इसका बता दूंगा जीडीटीएल क्या है। पर इतना समझे, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो ग्रोस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसमें जीडीटीएल शब्द ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज बोलते हैं इसे। अब ये लायबिलिटीज क्या है मैं बताऊंगा, धैर्यता रखो अभी फिलहाल के लिए। तो एक दिन में किसी भी बैंक में मेरे साथियों जो टोटल पैसा जमा हुआ है इसको बोलते हैं जीडीटीएल। मैं एक एग्जांपल भी लेकर के चलता हूं। जैसे मांग जमा पैसा जमा हुआ है 1000 रुपए, कोई व्यक्ति आए जिसने 200 रुपए का टाइम डिपॉजिट जमा किया, तो इसके पास में टोटल जीडीटीएल कितना होगा? 1200 रुपए। 1200 रुपीज होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ सर होगा। बात समझ में आ गई? नहीं समझ में आई तो एक बार फिर से सुनो। मैं कह रहा हूं किसी बैंक के अंदर एक दिन में 1000 रुपए डिमांड डिपॉजिट में जमा हुआ है। दूसरी बात मेरे साथियों 200 रुपए टाइम डिपॉजिट में जमा हुआ, उसके पास टोटल कितना जमा हुआ? तो 1200 रुपए जमा हुआ। अब इस बैंक में मेरे साथियों कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो पैसा निकालने के लिए आते हैं। भाई मेरे जैसे लोग तो बैंक में हवा खाने के लिए जाते हैं, एसी की हवा खाएंगे, चलो घूम के आते हैं, बोले आगे बात समझ में। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि इसमें से कुछ लोग पैसा निकालने के लिए भी आते हैं। तो जो पैसा निकालने के लिए आते हैं, मतलब जितना जमा हुआ टोटल, जिसको हम बोलते हैं जीडीटीएल। क्या बोलते हैं? टोटल जमा को हम लोग क्या बोलते हैं? जीडीटीएल। और उसमें से कुछ लोग पैसा निकालने आते हैं, तो नेट पैसा कितना बचता है बैंक के पास में? पैसा निकालने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं आईबीएल। तो नेट पैसा कितना बचता है, उसी के लिए एक शब्द हमारे पास में है, और वो शब्द क्या है? एनडीटीएल। क्या शब्द है? एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। मैं सबके फुल फॉर्म बता दूंगा, चिंता मत करना। अब इसका एक एग्जांपल मैं यहां पर देकर के आपको समझा देता हूं। किसी एक बैंक में एक दिन में कितने जमा हुए पैसे? 1200 रुपए। मान लेते हैं कि 200 रुपए कुछ लोग उसी दिन निकालने आए, तो नेट पैसा कितना बचा? तो मेरे साथियों 1000 रुपए एनडीटीएल बचा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बोले नहीं है सर, ये इतना सब कुछ नहीं पढ़ाना चाहिए था मुझे तो डायरेक्टली बता देना चाहिए था कि एनडीटीएल क्या है। पर ये दिल है कि मानता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पूरा पढ़ा रहे तो पूरा ही समझाओ, है ना। सुनो फिर से समझाता हूं एक बात क्या है, मुझे पता है अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। बैंक बहुत सारे फंक्शंस करती है, इसके मेन फंक्शंस की मैं बात करूं तो 2 है। एक तो जनता से पैसा ये जमा करती है अपने पास में, और दूसरा लोन देती है, लोन देकर के पैसा कमाती है। इसीलिए किसी भी कमर्शियल बैंक के द्वारा लोन देकर के पैसा कमाना, इसको बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, साख सृजन। ओके, अगली बात पूछा जाता है साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है, कमर्शियल बैंक करती है। और एक और सवाल पूछा जाता है कि साख नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है क्रेडिट कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आओ इधर आओ वापस। बैंक में 2 तरीके से पैसा जमा किया जा सकता है, मेरा पैसा मेरा हक, मेरी इच्छा जब मांग लूं तब मांग लूंगा, इसको बोलते हैं मांग जमा। यानी कि अभी जमा करके आया, वो तुरंत फोन आ गया मेरे दोस्त का, भाई पैसा चाहिए, मैंने तुरंत, ए भाई निकाल, मेरा पैसा निकाल, तुरंत निकाल, इसको बोलते हैं मांग जमा। क्या बोलते हैं? मांग जमा का नाम आप इसे जानते हैं, ठीक है।
तो मांग जमा, जिसकी मांग कभी भी की जा सके। दूसरा एक तरीका है मैं एफडी करवा लूं, मतलब टाइम डिपॉजिट में जमा करवा लूं। जब इन दोनों को जोड़ा जाता है, एक दिन में कितना पैसा इस बैंक के पास में जमा हुआ, उसको हम बोलते हैं जीडीटीएल। अभी फुल फॉर्म लिखूंगा। उसी दिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस बैंक से पैसा निकालने के लिए भी आएंगे, तो जितना जमा हुआ उसमें से जितना पैसा निकला है उसको माइनस कर देंगे, उसको बोलते हैं आईबीएल। तो जितना पैसा लोग निकालने आए उन लोगों को बोलते हैं आईबीएल। तो नेट पैसा कितना बचा उसको बोलते हैं एनडीटीएल। अब मैंने एग्जांपल दे दिया कि 1200 रुपए किसी बैंक में एक दिन में जमा होते हैं और 200 रुपए निकालने वाले लोग हैं, तो 1000 रुपए इसका एनडीटीएल बचेगा। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। अब आ गया, मैं सबसे पहले तो इनके फुल फॉर्म लिखवा देता हूं आप लोगों को, क्योंकि कई बार आप परेशान हो जाओगे और फिर मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दोगे। तो एक है मेरे साथियों जीडीटीएल। क्या है? जीडीटीएल। अब जीडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है वो जरा लिखना। जीडीटीएल का फुल फॉर्म है ग्रोथ डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। ग्रोस डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको क्या बोलते हैं? जीडीटीएल बोलते हैं। ओके, अगला एक शब्द है मेरे साथियों, और वो शब्द है आईबीएल। और आईबीएल को हम बोलते हैं इंटर बैंकिंग लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं इसे? इंटर बैंकिंग लायबिलिटीज। हिंदी में याद करना है क्या? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर हिंदी में याद करोगे तो पाप लगेगा आप लोगों को, सच बोल रहा हूं। अरे जरूरत ही नहीं है गुरुजी, एफडी में पैसे टाइम से पहले नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते रिंकी, लेकिन फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे जो है वो क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो याद रखना, आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। आप तोड़ सकते हो एफडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर उतना पैसा थोड़ी ना मिलेगा जितना आपने पहले बात की थी बैंक वालों से। ओके, चलो आगे। एक और शब्द क्या था? एक और शब्द था मेरे साथियों एनडीटीएल। एनडीटीएल, और एनडीटीएल का फुल फॉर्म क्या है? तो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज, इसको हम लोग बोलते हैं एनडीटीएल। ओके, हमारे लिए 3 शब्द जरूरी है, 3 शब्द के बारे में मैं बता देता हूं। हमें यहां पर पढ़ना है सीआरआर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? सीआरआर के बारे में। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं सीआरआर, है ना, डाल ही देता हूं मेरे दोस्त, सीआरआर। आइए जरा सीआरआर के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ये दिल है कि मानता नहीं। सीआरआर, सीआरआर, सीआरआर। और सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीआरआर का फुल फॉर्म लिखेंगे मेरे साथियों कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो। सीआरआर का फुल फॉर्म क्या होता है? कैश रिजर्व रेशो, आप इसे बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? नगद आरक्षित अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, है ना, कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात। ये होता क्या है वो जरा समझना, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर लिखेंगे, एनडीटीएल शब्द आ गया ना समझ में? लिखो लिखो, किसी व्यापारिक बैंक के या कमर्शियल बैंक के, हाँ कमर्शियल बैंक को हिंदी में व्यापारिक बैंक बोलते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। मार साहब सही पढ़ाते हैं, चिंता मत करो, क्योंकि उनको उनके पास में आप लोग तो अपने आप को देखोगे, वो मार साहब ना मेरे दोस्त हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, यहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं गलत थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, है ना। चलिए बढ़े, आगे बढ़े। देखो क्या होता है सीआरआर, किसी व्यापारिक बैंकों के एनडीटीएल का, किसी व्यापारिक बैंक यानी कि कमर्शियल बैंक, किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा है जो आरबीआई के पास जमा करना होता है, जो आरबीआई के पास जमा करना होता है। जो आरबीआई के पास जमा करना होता है ना, किसी भी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत हिस्सा है जो आरबीआई के पास जमा करना होता है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक व्यापारिक बैंक की मैं बात करूं, कमर्शियल बैंक की मैं बात करूं मेरे साथियों, व्यापारिक बैंक का मतलब है जो कॉमर्स करे, इसीलिए इसे अंग्रेजी में कमर्शियल बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? कमर्शियल बैंक के नाम से आप इसे जानते हैं। तो ये कमर्शियल बैंक मेरे साथियों, है ना, आरबीआई के पास में कुछ पैसा जमा करती है, आरबीआई के पास में कुछ पैसा जमा करती है ना, व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ पैसा जमा करती है। तो मेरे साथियों इसी को आप लोग किस नाम से जानते हैं? सीआरआर के नाम से जानते हैं। तो सीआरआर आप इसे कहते हैं। तो बदले में क्या आरबीआई इसे ब्याज देती है? क्या नहीं देती है। तो याद रखना है, इसके ऊपर ब्याज नहीं दिया जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिया जाता है। तो इसमें अगला बिंदु आप लिखेंगे, इस जमा पर ब्याज नहीं दिया जाता। क्या लिखेंगे? इस जमा पर आरबीआई इस जमा पर ब्याज नहीं देती, ऐसा भी लिख सकते हैं, इस जमा पर आरबीआई ब्याज या इंटरेस्ट नहीं देती, ब्याज नहीं देती।
इस जमा पर आरबीआई ब्याज नहीं देती। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को सुनना, मान लेता हूं मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक एग्जांपल लेता हूं मैं, पंजाब नेशनल बैंक का लूं, किसका लूं? बैंक ऑफ बड़ौदा का लेता हूं, अभी चर्चा में भी था ना बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि एक बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका एनडीटीएल कितना है? तो 100 रुपए है। एक छोटा एग्जांपल में लेकर के बता रहा हूं, ये 100 करोड़ भी हो सकता है मेरे दोस्त। मैं तो 100 रुपए ले रहा हूं, मैं तो 100 करोड़ का नाम भी नहीं ले रहा हूं, मेरे को तो डर लगता है 100 करोड़ का नाम लेते हैं। इसका जो एनडीटीएल है वो कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए है। मान लो वर्तमान में 4% है सीआरआर, कितना है? तो 100 रुपए का 4% कितना हो जाएगा? 100 रुपए का 4% है मेरे साथियों, तो 4 रुपए हो जाएगा। इसका मतलब है कि 100 रुपए का 4%, 4 रुपए, तो 4 रुपए इस बैंक ऑफ बड़ौदा को आरबीआई के पास में जमा करना पड़ेगा। तो इसके पास में कितना पैसा बचेगा? तो 96 रुपीज बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बोले हाँ सर बचेगा। अगर मेरे दोस्त ऐसा भी तो हो सकता है कि सीआरआर बढ़कर के 6% हो जाए, तो 100 रुपए का 6% कितना होगा बताओ? 100 रुपए का 6% कितना होगा? 6 रुपए होगा। इसका मतलब है इसके पास में 94 रुपए बचेगा अब बाजार में लोन देने के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मेरे साथियों 6% से बढ़कर के 8% हो जाए सीआरआर, 8% बढ़ा, तब इसके पास कितना पैसा बचेगा? अब 92 रुपए ही बचेगा। मतलब यह है जैसे जैसे सीआरआर बढ़ता जाएगा, सुनना, जैसे जैसे सीआरआर बढ़ता जाएगा बैंकों के पास में लोन देने के लिए पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसका मतलब है बैंक के पास में पैसा कम हो जाएगा। तो जब बैंक के पास में पैसा कम हो जाएगा तो वो मेरे साथियों लिक्विडिटी मार्केट में क्या हो जाएगी? घट जाएगी। या बैंक के पास में पैसा कम हो जाएगा व्यापारिक बैंकों के पास में, कमर्शियल बैंकों के पास में, तो वो कम से कम लोन दे पाएंगे, इसलिए उनके पास में साख सृजन, क्रेडिट क्रिएशन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो मैं एक बात आपको यहां पर बताना चाहता हूं जहां से आपकी परीक्षा के इर्द गिर्द सवाल बनाए जा सकते हैं, और वो क्या बात बताऊंगा जरा सुनिए ना, अजी सुनिए ना, तनिक सुनिए तो सही। जब सीआरआर बढ़ता है तो मेरे साथियों तरलता, लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? जब सीआरआर बढ़ेगा तो बैंकों को ज्यादा से ज्यादा आरबीआई के पास पैसा जमा करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इनके पास में पैसों की क्या होगी? कमी होगी। इसकी वजह से मार्केट में ये जो कमर्शियल बैंकें हैं, जो मेरे साथियों याद रखना है मार्केट में लोन कम दे पाएगी, तो ये साख सृजन भी क्या कर पाएगी? कम कर पाएगी। साख सृजन भी मेरे साथियों क्या होगा? कम होगा। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? बोलो नहीं है, नहीं है। चलो जय महाकाल। अगला देखो, अब ऐसा भी तो, ओ चचा चचा, अगला देखो, अगला देखना मेरे साथियों, ऐसा भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि मान लो सीआरआर कम हो जाए, अरे क्यों 10% हम 8% ले, हो सकता है 3 से 2 हो जाए, 1 हो जाए। तो जब सीआरआर कम होगा तो व्यापारिक बैंकों को, कमर्शियल बैंकों को आरबीआई के पास कम से कम पैसा जमा करना पड़ेगा, और वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में लोन दे पाएगी, उसके पास पैसा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो याद रखना है सीआरआर जब कम होता है, सीआरआर जब कम होगा तो बाजार में लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जब बाजार में पैसा बढ़ जाएगा तो बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन देगी, जिसकी वजह से साख सृजन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये सीआरआर के बारे में मैंने आपको इतनी सी बातें बताई है, उम्मीद करता हूं सीआरआर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना? चलो मेरे को पानी पीना है ना? आ, 1 मिनट में मैं पानी पी लूं बेटा, है ना? आप तब तक इसको एक बार पढ़ लो प्लीज, है ना? प्लीज इसको पढ़ लो, इसको पढ़ लो। ठीक है, पढ़ लिया आपने? सर लिखने दो। हाँ जी, हमने कहां रोका है? बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुमको। सर थोड़ा बोर्ड ऊपर करो, सर थोड़ा ऊपर करो, बोर्ड देख नहीं रहा है नीचे से, है ना? चलो आगे बढ़े। चलो सीआरआर एक बार और समझा दीजिए। रोहित यादव सर, आप इतना अच्छा नहीं पढ़ाते तो ये बुद्धू लोग कितना चिल्लाते। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना? आगे बढ़ते हैं, ओके ओके, है ना? देखो बेटा एक बार इसको और पढ़ लो आप, है ना? मैं फिर से एक बार बता देता हूं, सीआरआर कमर्शियल बैंकों के एनडीटीएल का कुछ परसेंट हिस्सा है जो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, ठीक है? और आरबीआई इस पर ब्याज भी नहीं देती, ये मैंने आपको बताया, है ना? और फिर मैंने आपको बताया कि सीआरआर बढ़ेगा तो बैंक को ज्यादा से ज्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा, तो अपने पास वो लोन देने के लिए पैसा कम हो जाएगा, और बैंक का सीआरआर कम होगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अगला एसएलआर, अगला एक शब्द है मेरे साथियों एसएलआर। क्या शब्द है? एसएलआर। तो लिखेंगे एसएलआर। और एसएलआर का फुल फॉर्म है स्टेचुअरी, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। देखो ये है बहुत आसान, बहुत आसान है। इसको हम बोलते हैं हिंदी में सांविधिक तरलता अनुपात।
सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात। अब देखना इसमें ये क्या है, अरे क्या हो रहा है भाई ये, क्या हो रहा है भाई। ओके, सांविधिक तरलता अनुपात ये क्या चीज है, इसमें लिखेंगे किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का, किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का, किसी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग होता है, जो किसी भी व्यापारिक बैंक के एनडीटीएल का कुछ प्रतिशत भाग होता है जो 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 व्यापारिक बैंकों को जो व्यापारिक बैंकों को स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है, स्वयं के पास सुरक्षित रखना होता है। ठीक है, आप सुरक्षित कितने रूपों में रख सकते हैं ये, तो सुरक्षित रख सकते हैं मेरे साथियों गोल्ड के रूप में, कैश के रूप में रख सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के रूप में भी रख सकते हैं। तो लिखेंगे यह कैश, कैश का मतलब होता है नगद, यह कैश, गोल्ड, गोल्ड का मतलब वही स्वर्ण, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसेक, सरकारी प्रतिभूति बोलते हैं ना इसे, या जीसेक, यह कैश गोल्ड जीसेक के रूप में रखा जा सकता है, के रूप में हो सकता है, ऐसा लिखो, के रूप में हो सकता है, के रूप में हो सकता है। तो यह कैश के रूप में हो सकता है, गोल्ड के रूप में हो सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। अब मैं आपके प्रश्न का जवाब यहां पर दे देता हूं। आपको सवाल आया होगा आपके मन में, आपने मुझसे सवाल पूछा भी था कि सर बैंक जो है वो गोल्ड लोन क्यों देती है, तो गोल्ड लोन इसीलिए देती है मेरे साथियों ताकि वो क्या कर सके, मेंटेन कर सके, क्या कर सके, मेंटेन कर सके मेरे साथियों, क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ओके, मेंटेन कर सके। ओके, दूसरा मेरे साथियों, वह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्यों खरीदती है कोई भी कमर्शियल बैंक, तो इसीलिए खरीद सकता है क्योंकि इन्वेस्टमेंट का सबसे बेहतर विकल्प होता है वो आरबीआई से, आरबीआई के द्वारा जो इशू की जाती है, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसको खरीद सकता है। जी से का मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ये मैं आपको ओपन मार्केट ऑपरेशंस में पढ़ा चुका हूं ना ओपन मार्केट ऑपरेशंस। यहां पर जी से क्या है, आप आज पहली बार आई हो क्लास में, ऐसा लग रहा है ना। तो यह कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हो सकता है। अब हमें ये चीजें देखनी है कि सीआरआर बढ़ेगा तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लिक्विडिटी पर। देखो, अगर एसएलआर बढ़ेगा, सॉरी एसएलआर की बात करनी थी, सीआरआर में बोल गया, अगर एसएलआर बढ़ेगा मतलब जितना ज्यादा पैसा आरबीआई ने कहा सर्कुलेशन जारी करके कि आपको अपने पास पैसा को सुरक्षित रखना है, अगर मेरे साथियों एसएलआर बढ़ गया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंकों को अपने पास रखना पड़ेगा। आगे बात समझ में, अपने पास रखना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा पैसा। ठीक है, इसलिए वो मार्केट में लोन नहीं दे पाएगी और उसकी वजह से बाजार में तरलता जो है या लिक्विडिटी जो है मेरे साथियों वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब भी एसएलआर बढ़ाया जाता है तो उससे लिक्विडिटी कम होगी। आगे बात समझ में। दूसरा हम ये भी लिख सकते हैं कि एसएलआर बढ़ाएगी तो मेरे दोस्त साख सृजन जो है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये भी हम लिख सकते हैं, एसएलआर को कम किया जाएगा तो क्या होगा, वो ज्यादा से ज्यादा बाजार में लोन दे पाएगी, तो इसकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तरलता मेरे साथियों बढ़ जाएगी। तो एसएलआर को कम करने पर मार्केट में लिक्विडिटी क्या होती है, बढ़ती है, और ज्यादा करने पर क्या होता है, तरलता कम होती है। ये बातें आपको याद रखना है। एसएलआर अपने आप में एक इंपॉर्टेंट शब्दावली है, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। करो करो भाई करो, जल्दी करो। ये जो हल्का हल्का सुरूर है तेरी नजर का कसूर है, मुझको क्या बना दिया, दीवाना बना दिया, जो भी बना दिया है, पर अभी तो पढ़ाकू बनना है अपने को। चलो भाई हो गया, चलो हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, अगली बात करते हैं। ये तो हमने बात कर ली एसएलआर के बारे में।
अच्छा, हम क्या रेपो रेट के अलावा ओपन मार्केट ऑपरेशंस के अलावा बैंक रेट पढ़े? अभी नहीं पढ़े। देखो अब अगला हेडिंग डालेंगे बैंक रेट। बैंक रेट, बैंक दर। आओ जरा इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। बैंक दर, बैंक रेट, बैंक रेट, इसको हम बैंक दर बोल देते हैं और क्या। चलो बैंक दर के बारे में हम बातचीत करते हैं। बैंक दर या बैंक रेट क्या होती है? बैंक रेट, देखो जब भी कभी व्यापारिक बैंकों को लंबे समय के लिए लोन लेना पड़ता है आरबीआई से, लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना पड़ता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए और बैंक रेट में लॉन्ग टर्म के लिए। तो मेरे साथियों याद रखना, जिस ब्याज दर पर, दोज इंटरेस्ट रेट, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, आरबीआई व्यापारिक बैंकों को, व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए, दीर्घकाल का मतलब होता है लॉन्ग टर्म, दीर्घकाल का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म। याद रखना, रेपो रेट में शॉर्ट टर्म के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन चाहिए किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो वो मेरे साथियों बैंक रेट के अंतर्गत ले सकता है। तो जिस ब्याज दर पर आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकाल के लिए ऋण देता है, उस ब्याज दर को क्या बोलते हैं? बैंक रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक रेट। सिंपल से शब्दों में, सिंपल सा शब्द है मेरे साथियों, सिंपल सा शब्द है ना। चलो ये तो हो गया बैंक रेट। बैंक रेट के अलावा अगर हम बात करें तो एक रेट होती है मेरे साथियों, जिसे आप लोग किस नाम से जानते हैं? तो जिसे आप लोग जानते हैं एमएसएफ रेट के नाम से। तो अगला हेडिंग डालेंगे एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट, एमएसएफ रेट, है ना। एमएसएफ रेट आप इसे बोलते हैं। चलो सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म लिखेंगे। एमएसएफ रेट का फुल फॉर्म क्या है? तो एमएसएफ का फुल फॉर्म है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, सीमांत स्थायी सुविधा दर बोल देते हैं। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, है ना। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा दर। सीमांत स्थायी सुविधा दर, क्या बोलेंगे? सीमांत स्थायी सुविधा दर के नाम से आप इसे जानेंगे। ओके, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये क्या होती है? इसके बारे में पढ़ना। जब 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 कोई व्यापारिक बैंक, या ऐसा लिखे, जिस ब्याज दर पर, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक, व्यापारिक बैंक आरबीआई से एक रात की अवधि के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही तो आपको अंतर बताएगा सब में कि सब में अंतर क्या होता है। तो मेरे साथियों, जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से एक रात की अवधि, जिसको बोलते हैं ओवरनाइट पीरियड, केवल एक रात के लिए, एक रात की अवधि, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरनाइट, है ना। तो जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंक आरबीआई से एक रात की अवधि के लिए ऋण लेती है, तो उस ब्याज दर को आप लोग किस नाम से जानते हैं? उस ब्याज दर को आप एमएसएफ रेट के नाम से जानते हैं। एमएसएफ रेट के नाम से। इतना सिंपल है ये, एमएसएफ रेट। हाँ, किसी भी कमर्शियल बैंक को एनडीटीएल मेंटेन करने के लिए एक रात के लिए लोन लेना पड़ता है, क्योंकि अगले दिन तो उसके पास में बहुत सारे लोग पैसा जमा करने आ जाएंगे। आ गई बात समझ में? तो इसको बोलते हैं ओवरनाइट, ओवरनाइट अवधि के लिए। हाँ बिल्कुल 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 मेरे भाई प्रदीप, है ना। इसी को बोलते हैं एमएसएफ रेट। क्या बोलते हैं इसे? एमएसएफ रेट के नाम से जानते हैं, एमएसएफ रेट। तो ये एमएसएफ भी हो गया है। एक बचा है एसडीएफ रेट। तो मैं चाहता हूं कि एसडीएफ रेट अब मैं कल करवा दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आज करवा देता हूं, है ना। मेरी इच्छा है आज कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं मैं। हालांकि वो क्वेश्चंस एसएससी में आए हैं, लेकिन हमें उससे क्या लेना देना, कभी किसी भी एग्जाम में आए, है ना। मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, इसका आंसर दें आप लोग। बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये सीजीएल में आया हुआ है। और एक क्वेश्चन आंसर ये भी है। देखो भाई, फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक एग्जाम में फुल फॉर्म भी आते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान दें। देखो, ये दो क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में रेपो दर एवं रिवर्स रेपो दर का निर्धारण करती है? तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण, डिटर्मिनेशन कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखना है मेरे साथियों। हाँ, एसडीएफ लिखवा दूंगा मैं, चिंता मत करो, कल करवा दूंगा। अभी नैतिक दबाव और ये सब चीजें बची हुई है, कल हम बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पढ़ेंगे, है ना। हाँ, तो सुनना मेरी बात को। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का निर्धारण मेरे साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा किया जाता है ना। आरबीआई, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला, एसएलआर का निर्धारण, एसएलआर का निर्धारण, एसएलआर लिखा हुआ है, एसएलआर, अभी इसके बारे में बताया, इसका फुल फॉर्म पूछा गया। एसएलआर का निर्धारण कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक करती है। बिल्कुल, इसने पहले तो यह बताया कि आरबीआई एसएलआर का निर्धारण करती है। एसएलआर का विस्तारित रूप क्या है बताओ? स्टेट्स लिवरेज रिटर्न, सेविंग लीज रेट, या स्टेच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो, या सेफ लीगल रेज, बताओ क्या है? बताओ।
क्या है मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे क्या है इसका फुल फॉर्म। बहुत बढ़िया, तो याद रखना इसका सी करेक्ट आंसर है मेरे साथियों, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका भी सी, इसका भी सी। अगला सवाल, अगला सवाल। ही हंस देली रिंकी आके पापा। देखो अगला सवाल, अभी अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट कहा जाता है? मैंने आपको बताया ना, बैंकों का बैंक किसको बोलते हैं? आरबीआई को। देखो अगर अगर किसी भी विद्यार्थी को या अगर किसी भी व्यक्ति को पैसा कहीं से नहीं मिलता है ना, तो वो फाइनली अपने पापा को कॉल करता है, पापा पापा 2000 रुपए डाल दो। पिता कैसा भी हो, मारता हो, डांटता हो, है ना, लेकिन पिता पिता होता है। पिता कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा आपके लिए, कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा, कहीं से भी जुगाड़ कर लेगा मेरे साथियों। ठीक है, बताओ इसका क्या आंसर होगा? किस बैंक को द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट? विश्व बैंक, स्टेट बैंक, देना बैंक किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल बैंक। अरे सेंट्रल बैंक का मतलब ही होता है आरबीआई, इसी को केंद्रीय बैंक बोलते हैं भाई। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। खुलजा सिमसिम, बताओ इसका आंसर देंगे, इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर? क्या लिखा? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर बताओ कौन है? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। एक बच्चा है, वो बच्चा पूछ रहा है, गुरुजी आपकी तरह जीवन में कैसे खुश रहा जा सकता है? जीवन में कई सारी समस्या है, मैं उदास हो गया हूं, मेरे जीवन में कोई मोटिवेशन नहीं है ना? कौन बोल रहा है? अभिषेक यादव। आत्मविश्वास खत्म हो चुका है। करता हूं मैं बात इसके ऊपर। तो कौन है मेरे साथियों? सीडी देशमुख है, सीडी देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख इनका फुल फॉर्म है। चलो भाई एक और प्रश्न हम लोग कर लेते हैं, ये लो बताओ, भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? मौद्रिक नीति कोई साख नियंत्रण नीति भी बोलते हैं। नीति आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, संसद। आपको सबको पता है कि आरबीआई के द्वारा मेरे साथियों मौद्रिक नीति को लागू किया जाता है। ओके, बस इतना ही सवाल है आज, है ना? तो ये सारे के सारे सवाल मैं लेकर के आया था, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी और अच्छे से आपने पढ़ी होगी। अब देखो क्या क्या पढ़ना है। रेपो रेट पढ़ चुके हैं, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सीआरआर, एसएलआर हो चुका है, बैंक रेट भी हो चुका है, एमएसएफ भी हो चुका है, केवल एक बचा है एसडीएफ, और ये कल हम पढ़ेंगे और कल बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी पढ़ेंगे। ओके चलो भाई, आज इतना ही करेंगे, अब बाकी चर्चा हम कल करेंगे। अब अभिषेक जी के जवाब का मैं आंसर देता हूं। देखो किसी भी व्यक्ति के ना अलग अलग चेहरे होते हैं, समझना इस बात को। हो सकता है आप मुझे इस क्लास में बहुत ज्यादा खुश देखते हो, लेकिन ऐसा थोड़ी कि मेरे जीवन में सदैव खुशी ही रहती है। हो सकता है ये दिखावटी खुशी हो। मेरे जीवन में भी कई सारी समस्याएं हैं। अभी बच्चा हुआ है घर में, मतलब 2-3 महीने का हो गया, अगर वो रोने लग जाएगा तो मेरी बीवी उधर से चिल्लाएगी, थोड़ी देर संभाल नहीं सकते इसको। हो सकता है ना ऐसा घर में, फिर मैं बोलूंगा अरे क्लास लू कि तुम्हारे बच्चे को संभालू, ये भी हो सकता है। होता ही होगा। अभी तक तो मेरे परिवार में बेबी हुआ है, लेकिन अभी यहां नहीं है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूं कि ऐसा होगा आगे, क्योंकि बच्चा है, बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा, बीवी को बहुत सारे काम है, घर देखना है, परिवार देखना है। या इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर होता है, कमजोर होता है। मैं भी इतना सक्षम नहीं हूं, पर हां यह जरूर है कि मेहनत मैंने करी है तो मैं आज इस मुकाम पर हूं, और जो भी होगा मैं ऐसा सोचता हूं कि अच्छा होगा और बाबा महाकाल अच्छा ही करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। और अभी आपके पास में समय है पढ़ने का, आप पढ़िए, अपना 100% दीजिए, आपके साथ अच्छा होगा, बुरा नहीं होगा, बहुत अच्छा होगा। आप ना एक ऐसे मुकाम पे होंगे कि आप अपने आप को मेरे साथियों धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि यार मैंने उस समय मेहनत की, मैंने अपने जीवन में बहुत, मतलब कम उम्र में बहुत सारे काम किए हैं। मैंने पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली गया, बड़ी नामी कोचिंग दृष्टि आईएएस मैंने ज्वाइन करी, 2.5-3 लाख रुपए वहां खर्च किए, मैंने पढ़ाई की, यूपीएससी दिया, नहीं हुआ यूपीएससी में, एक बार प्रीलिम्स हुआ, उसके बाद तो फिर प्रीलिम्स भी नहीं हुआ कभी जीवन में, फिर मन नहीं हुआ देने का, शादी हो गई, कोचिंग पढ़ाने लग गया, ऑफलाइन मार्केट में लगभग 5-7 साल तक मैंने पढ़ाया, ऑफलाइन पढ़ाया है। उसके बाद में फिर मन किया कि यार आप कुछ ऑनलाइन ट्राई करना चाहिए, ऑनलाइन ट्राई किया, ऑनलाइन आ गया, ऑनलाइन पढ़ाया। मेरी बोलने की शैली थोड़ी अच्छी है, मैंने इस पर काम किया, अपने यूट्यूब पर काम किया, सर को पसंद आया, फिर मैं आपको पढ़ाने आया। मेरे जीवन का पहला बैच था ऑनलाइन का, विनायक बैच। आप पुराना बैच देखो खोल के, आपके पास तो बैच होगा। अरे मुझे बोलना तक नहीं आता था उस बैच में, मैं बोल रहा हूं ऐसे हाथ खड़ा करके, मेरी पहली क्लास मुझे आज याद आती है। जब भी मुझे ऐसा होता है ना, ऐसा महसूस होता है कि मैं बहुत ऊपर हूं, हम ब्रह्माष्टमी वाला जिक्र मेरे को याद आता है, तो मैं विनायक बैच की पहली क्लास खोल के बैठ जाता हूं। उसमें मैंने चश्मा लगा रखा है, जीवन में पहली क्लास ऐसी थी जिसमें चश्मा लगा रखा है। बोल रहा हूं नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप, बोल रहा हूं आज हम पढ़ेंगे, क्या बोल रहा हूं मैं। धीरे 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 सुधार होता गया, और आज बोलने की स्किल भी अच्छी हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया। मेरे प्यारे भाई, जीवन में शुरुआत करना सबसे बड़ी बात होती है। हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है, हमें आगे चलते जाना है, चलते जाना है, मेहनत करते जाना है, क्योंकि हमारी मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए अभिषेक भाई मैं सभी को बोल रहा हूं, आप अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, बहुत अच्छा होगा आपके साथ। भरोसा रखो, अपने आप पर रखो, अपनी मेहनत और अपनी किस्मत पे भरोसा रखो, ठीक है। जब भी ऐसा डिमोटिवेशन आए ना,
अपने माँ बाप के सामने देख लो कि उनके क्या सपने, क्या तुम उन्हें एक अच्छे पायदान पर बिठा पाओगे? तो जल्दी से आप अच्छा कुछ कर पाओगे। चलिए, नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद, जय महाकाल।